तो क्या है फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस? आर्म फोर्सेस में जो कोई भी काम करते हैं, लेट इट बी कोई भी कर रहा हो, तो उसके फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? ऐसा बोला जाता है सिविल में आम लोगों के बीच कि आर्म फोर्सेस में काम करने वाले लोगों का फंडामेंटल राइट्स ही नहीं होता, उनके अधिकार ही नहीं होते हैं। इज इट पॉसिबल? चलो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया। हर चीज़ में ना सारी बातें आके रुक जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इशू को लेकर क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का जिक्र भी है क्या, आर्म फोर्सेस की फंडामेंटल राइट्स होंगे नहीं होंगे, ऐसा कुछ स्पेशली जिक्र है उसमें? जी मेंशन है। आर्टिकल 33 में एम्पावर्स पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को पावर देती है आर्टिकल 33। ठीक है, क्या पावर देती है कि आर्म फोर्सेस, ठीक है, पैरामिलिट्री हो गया, पुलिस होगी, इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, इनके फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट कोई भी लॉ, एक्ट, बिल पास कर सकती है, बना सकती है। तो इसके आगे क्या है, क्यों ऐसी, क्या रिक्वायरमेंट है, पर्पज़ क्या है? तो नेक्स्ट में पर्पज़ देखिए, टू डिस्चार्ज ड्यूटीज़ एंड डिसिप्लिन, मेंटेन डिसिप्लिन, डिस्चार्ज ड्यूटीज़ एंड मेंटेन डिसिप्लिन, यानी ड्यूटीज़ एंड डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आर्टिकल 33 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है इसको ना आप कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। अगर आप इन किसी भी आर्म फोर्स में हो, पैरामिलिट्री में हो, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, और भी इसमें आते हैं पैरामिलिट्री में, ठीक है, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सारी चीज़ें, तो किसी में भी हो, तो ये सारी चीज़ें इनमें पैरामिलिट्री में आ जाता है। तो क्या है, आप किसी भी फोर्स से बिलोंग करते हो, इनको ना आप आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, आपके सीनियर्स जो हैं या कोई भी सीनियर अथॉरिटी, ठीक है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के, अगर फंडामेंटल राइट्स कुछ कुछ बातों को लेकर अगर वो हनन हो रहा है, तो आप इसको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आर्टिकल 33 को फॉलो अप करते हुए कुछ एक्ट, कुछ बिल बनाए गए। जैसे आर्मी एक्ट लाया गया है, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट लाया गया। ये कब लाया है? तीनों के तीनों 1950 में लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पुलिस फोर्सेस एक्ट आया, काफ़ी बाद में आया, 1966 में। ओके, फिर आया बीएसएफ एक्ट आया, एंड सो ऑन, बहुत सारे एक्ट लाए गए उसको कंट्रोल करने के लिए, उसमें डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस। क्या है आर्टिकल 33? तो पावर एम्पावर करता है, लेकिन इन सारे एक्ट्स में, जितने सारे एक्ट्स हैं उनमें कॉमन पॉइंट्स क्या है, उनमें मेन पॉइंट्स क्या हैं जो सारे एक्ट्स में, बीएसएफ एक्ट हो, पुलिस एक्ट हो, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी एक्ट हो, इनमें कॉमन पॉइंट्स क्या है, ये हम देखेंगे। ठीक है, ये जानेंगे। चलिए, तो इनमें जो इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया जाता है, जैसे कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब इस आप बोल नहीं सकते, बोलने का अधिकार नहीं है। फ्रॉम एसोसिएशंस, एसोसिएशन नहीं बना सकते, किसी भी कोई सा भी ग्रुप नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। अच्छा, फॉर्म एसोसिएशन ना ही फॉर्म कर सकते हो, ना ही ज्वाइन कर सकते हो, उसके मेंबर्स भी नहीं बन सकते। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो ट्रेड यूनियंस जो है, मतलब किसी भी तरह का व्यापार, बिजनेस, ऐसा किसी तरह का हो, या किसी तरह का इस तरह का ग्रुप हो, उसको मेंबर्स नहीं बन सकते, उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। फिर पॉलिटिकल एसोसिएशंस, जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं उनका हिस्सा नहीं बन सकते आप। कम्युनिकेट विद प्रेस, प्रेस के साथ बात नहीं कर सकते आप। अच्छा, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपने देखा हो, कुछ ऑफिशियल्स यानी कि ऑफिसर्स जो हैं वो प्रेस के साथ बात कर रहे थे, तो ये इसके अपोज में हो गया ना, है ना, आर्टिकल 33 के अपोज में। लेकिन अगर अथॉरिटी चाहे, अगर आपको बोला जा रहा है ऐसा करने के लिए, तो डू सो, प्रेस से बात करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको करना है, आप कर सकते हैं बात। ओके, इंटेंशन एंड पर्पज वैसा होना चाहिए, वैसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फर्दर पब्लिक मीटिंग्स, इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस कवर्स आल्सो एम्प्लॉयज़ ऑफ द आर्म फोर्सेस।
इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं उसमें जो है ना, एम्प्लॉयज़ ऑफ द आर्म फोर्सेस, एम्प्लॉयज़ भी कवर होते हैं। एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज़ का मतलब है कि जो नॉर्मल आम जिंदगी जी रहे हैं आर्म फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके इंस्टीट्यूशन में, उनके कैंप्स में। जैसे आम लोग कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़, यानी कि सिविलियंस जो कि नॉन कम्पिटेंट्स हैं। ओके, मेंशन है नॉन कम्पिटेंट्स, मतलब कि वो फाइटिंग फोर्स नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयज़ हैं वो उस आर्म फोर्सेस की सेवा दे रहे हैं उस फोर्सेस में, उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? बार्बर्स, कारपेंटर्स होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, कुक्स, चौकीदार, बूट मेकर्स, टेलर्स, ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं। और इनमें भी ये सारे रूल्स एंड जो आर्टिकल 33 के अंडर में जो जो एक्ट्स बनते हैं उस पर लागू होते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 33 जो है एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल को भी एक्सक्लूड कर देता है, बाहर कर देता है। ठीक है, फ्रॉम किससे? फ्रॉम द रीट ज्यूरी। रीट ज्यूरिडिक्शन नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना तो इस पर कभी हम बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। रीट ज्यूरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। तो उस रीट ज्यूरिडिक्शन से भी, रीट ज्यूरी से भी कोर्ट मार्शल को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इस रीट ज्यूरिडिक्शन जो कि आम लोग, सिविलियन लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन बीइंग इन आर्म फोर्सेस, आप अगर डिफेंस फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में हैं, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते फंडामेंटल राइट्स हनन होने के वजह से। और स्पेशली जब आपका कोर्ट मार्शल हो रहा हो तो रीट ज्यूरिडिक्शन का फ़ायदा नहीं उठा सकते, नहीं ले सकते आप।